नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के संभावित खतरों से निपटने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने कसी कमर। ऑकस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी 3 परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बियां। जरूरत पड़ने पर 2 और पनडुब्बी खरीदने का विकल्प। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, ऑकस के तीनों देश एक मुक्त और खुले हिंद प्रशांत सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। चीन ने कहा, समझौते से क्षेत्र में बढ़ेगी हथियारों की दौड़। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, यूक्रेन के सहयोगी कीव को सैन्य सहयोग समझौते पर पहुंचने के करीब। पोलैंड जल्द यूक्रेन को देगा MiG-29 लड़ाकू विमान। रूस के रक्षा में हथियार आपूर्तिकर्ताओं से हथियारों के उत्पादन को दोगुना करने का दिया आदेश। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस के बीच और समर्थकों के बीच हुई भिड़ंत। दोनों तरफ से कई लोग घायल। घर में घुसने में विफल रही पुलिस। पाकिस्तान के गृहमंत्री ने कहा, पुलिस गिरफ्तार कर इमरान को पेश करेगी अदालत में। लगातार दूसरे दिन किम जोंग उन ने किया शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका के युद्धाभ्यास के विरोध में दागी 2 मिसाइलें। संयुक्त सैन्य अभ्यास को अपने ऊपर आक्रमण करने की योजना का पूर्वाभ्यास मानता है उत्तर कोरिया। और सबसे पहले खबर अमेरिकी महाद्वीप से। दक्षिण चीन सागर से लेकर पूरी दुनिया में फैले व्यापार में चीन के हस्तक्षेप को लेकर ताकतवर देश उस पर नजर बनाए हुए हैं और इसी के मद्देनजर त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑकस के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियां मिलने जा रही हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के नेताओं ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां देने की योजना का खुलासा किया। मामले पर चीन ने आपत्ति जताई है। वो सौदे को क्षेत्र में हथियारों की होड़ बता रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के संभावित खतरों से निपटने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने अब कमर कस ली है। क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षा के पर कतरने के लिए 2 साल पहले हुए ऑकस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को 3 परमाणु ऊर्जा संपन्न पनडुब्बियां दी जाएंगी। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच सैन डिएगो में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। परमाणु पनडुब्बी उपलब्ध कराने की ये योजना कई चरणों में पूरी होगी। पनडुब्बी को तीनों देश मिलकर विकसित करेंगे और इनका निर्माण ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इन पनडुब्बियों के लिए अमेरिका अपनी अत्याधुनिक तकनीक साझा करेगा। ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत में 3 US वर्जीनिया पनडुब्बी मिलेंगी। बाद में तीनों देश मिलकर नई पनडुब्बियां विकसित करेंगे। हालांकि जो बाइडेन ने जोर देकर कहा कि ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बी में कोई भी परमाणु बम नहीं होगा। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि इन नौकाओं पर किसी तरह के परमाणु हथियार नहीं होंगे। परमाणु पनडुब्बियां परमाणु शक्ति से चलती हैं, उन पर परमाणु हथियार नहीं हैं। चीन इस ऑकस समझौते का हमेशा से विरोध करता रहा है। चीन का तर्क है कि ऑस्ट्रेलिया एक गैर परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसे एक परमाणु शक्ति संपन्न देश अमेरिका परमाणु हथियारों की सामग्री दे रहा है, जो NPT समझौते की मूल भावना के खिलाफ है। साथ ही क्षेत्र में तीनों देशों पर शीत युद्ध की मानसिकता को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा रहा है। ये शीत युद्ध को बढ़ावा देने वाली मानसिकता है और इससे हथियारों को खरीदने की दौड़ बढ़ेगी। क्षेत्र की शांति, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि उसकी पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से जरूर चलेगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वे परमाणु बम लेकर मिशन पर निकलेंगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि ये समझौता देश के इतिहास में रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश है। हमारे पूरे इतिहास में
ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमता में सबसे बड़ा एकल निवेश है। इससे हमारे क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को मजबूती मिलेगी। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साझेदारी के तहत भविष्य में ब्रिटिश रॉयल नेवी को भी ऑस्ट्रेलियाई नौसेना जैसी पनडुब्बियां मिलेंगी। ब्रिटिश पनडुब्बियों में भी वही तकनीक और उपकरण लगे होंगे जो अमेरिकी नौसेना इस्तेमाल करती है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में ऑकस नाम का ये गठबंधन बनाया था। परमाणु पनडुब्बी को लेकर ऑकस के गठन के साथ ही से बातचीत चल रही थी। दरअसल हाल के सालों में चीन की नौसेना काफी सशक्त हुई है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक रुख भी अपनाए हुए है। सिर्फ ताइवान ही नहीं, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी आंखें दिखा रहा है। इस डील के बाद ऑस्ट्रेलिया दुनिया का ऐसा 7वां देश बन जाएगा जो परमाणु पनडुब्बियां संचालित करता है। 1950 के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी तकनीक किसी के साथ साझा करने पर सहमति दी है। इससे पहले अमेरिका ने ऐसा समझौता सिर्फ ब्रिटेन के साथ किया था। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की विस्तारवादी सोच के कारण पूरी दुनिया गंभीर खतरे का सामना कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में ऑकस समझौते के जरिए परमाणु पनडुब्बियों की डील की है। आइए एक नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि क्या होती हैं परमाणु पनडुब्बियां और कैसे ये बढ़ाती हैं समंदर में किसी देश की ताकत। परमाणु शक्ति से लैस पनडुब्बी का मतलब हरगिज नहीं कि ये परमाणु हथियार ही है। ऊपर से सामान्य पनडुब्बियों की तरह ही लगने वाली इस सबमरीन में प्रमुख अंतर ऊर्जा का है जिसकी मदद से ये चलती है। दरअसल पनडुब्बियों में परमाणुओं के विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा की विशाल मात्रा का इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जा सकता है। प्रत्येक परमाणु पनडुब्बी में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें ईंधन के रूप में अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का उपयोग करते हुए बिजली पैदा की जाती है। इससे पूरी पनडुब्बी को ऊर्जा आपूर्ति होती है। इतना ही नहीं, परमाणु पनडुब्बियां बिना एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन यानी IEP सिस्टम के तहत अपने अंदर मौजूद क्रू के लिए ऑक्सीजन भी पैदा करती हैं, जिससे पनडुब्बी में मौजूद क्रू सदस्य पानी के नीचे महीनों तक रह सकते हैं। परमाणु पनडुब्बी 2 प्रकार की होती है। पहली परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और दूसरी परमाणु शक्ति संचालित हमलावर पनडुब्बी। इन दोनों की भूमिका भी एक दूसरे से काफी अलग है। हालांकि क्षमता के मामले में बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी ज्यादा ताकतवर होती है। पनडुब्बियों की संख्या के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर काबिज है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रूस है। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन के विस्तारवादी सोच के कारण पूरी दुनिया गंभीर खतरे का सामना कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में ऑकस समझौते के जरिए परमाणु पनडुब्बी की डील की है। एक नजर डालते हैं परमाणु पनडुब्बी संपन्न देशों पर। पूरी दुनिया में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 67 परमाणु पनडुब्बियां हैं। अमेरिकी नौसेना के बेड़े में 14 परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, जबकि परमाणु शक्ति संचालित हमलावर पनडुब्बियों की संख्या 53 है। इस लिस्ट में रूस दूसरे स्थान पर है। रूसी नौसेना में 31 परमाणु पनडुब्बियां हैं। इसमें 11 परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, वहीं 20 परमाणु शक्ति संचालित हमलावर पनडुब्बियां हैं। चीनी नौसेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में 12 परमाणु पनडुब्बियां शामिल हैं। इनमें से 6 परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। चीन के पास 6 की संख्या में ही परमाणु शक्ति संचालित हमलावर पनडुब्बियां भी हैं। ब्रिटेन की नौसेना भी परमाणु पनडुब्बियों के मामले में काफी धनी है। ब्रिटेन के पास 10 परमाणु पनडुब्बियों का एक्टिव बेड़ा है। इनमें से 4 परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जबकि बाकी की 6 परमाणु शक्ति संचालित हमलावर पनडुब्बियां हैं। फ्रांस की नौसेना में 9 परमाणु पनडुब्बियां शामिल हैं। इनमें 4 परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां और बाकी 5 परमाणु शक्ति संचालित हमलावर पनडुब्बियां हैं। भारतीय नौसेना में वर्तमान में INS अरिहंत के रूप में सिर्फ 1 परमाणु पनडुब्बी है। INS अरिहंत परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी को S2 स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन का दर्जा दिया गया है।
और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबर एशिया महाद्वीप से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल लाहौर स्थित उनके आवास पर घेरा डाले हुए है। गिरफ्तारी का विरोध कर रहे इमरान के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई है। पुलिस ने इमरान समर्थकों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग कर कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालात के मद्देनजर उनके घर के पास अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी भी तैनात कर दी गई है और इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को आज गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। इस बीच अदालत ने इमरान के खिलाफ वारंट पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और अब इस मामले पर कल सुनवाई होगी। इमरान ने वीडियो मैसेज जारी कर अपने समर्थकों से कहा कि मेरे जेल जाने पर भी संघर्ष जारी रखें। और अब बात अमेरिका की। अमेरिका में पिछले एक हफ्ते में 2 बैंक डूब गए, सिल्वर वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक। अचानक डूबे इन बैंकों ने 2008 की आर्थिक संकट की याद दिला दी, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस बार स्थिति 2008 जैसी नहीं है। 2 बैंकों पर तालाबंदी के बाद अमेरिकी बाजार में उथल पुथल भी देखने को मिल रहा है और इसका कई देशों पर असर पड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन इन दोनों बैंकों की वजह से भारत को किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। सिलिकॉन वैली बैंक दिवाला होने के बाद अमेरिका के वित्तीय बाजारों में जहां काफी उथल पुथल मची है, वहीं भारत में इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली काफी भरोसेमंद और मजबूत है। स्टार्टअप शुरू करने वालों को इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। उन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक के धाराशायी होने से प्रभावित स्टार्टअप्स और उद्योग प्रतिनिधियों से प्रमुख मुद्दों पर बातचीत की और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि प्रत्येक स्टार्टअप को इससे उबारा जाए। Government of India's priority is first of all to tide over this crisis. So we are laser focused on making sure that every startup is able to navigate the storm, and whatever we need to do to make sure that they navigate the storm, we do. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा आयोजित इस बैठक में 450 से ज्यादा उद्यमियों और हितधारकों ने भाग लिया और खुशी जताई कि सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। बैठक में यूएस के फंड को भारतीय बैंकों में स्थानांतरित करने, क्रेडिट उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी बैंकों और हितधारकों के साथ काम करने पर विचार विमर्श किया गया। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सिलिकॉन वैली और अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली पर चर्चा हो रही है। एक हफ्ते में अमेरिका के 2 बैंकों पर ताला लग गया है। दिवालिया हुए बैंक की जमा को अमेरिकी रेगुलेटरी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आश्वासन दिया कि किसी भी निवेशक का पैसा नहीं डूबने दिया जाएगा। सिलिकॉन वैली बैंक का मुख्य काम दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को बैंकिंग सर्विस मुहैया कराना था। इस बैंक की मदद से स्टार्टअप्स को आसानी से फंडिंग मिल जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चीन 15 मार्च से विदेशी नागरिकों को विभिन्न श्रेणियों का वीजा जारी करना फिर शुरू करेगा। 3 साल के अंतराल के बाद चीन अपनी सीमाएं खोलेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका में चीनी दूतावास ने सोमवार को कहा कि चीन 15 मार्च से विदेशियों को वीजा की विभिन्न श्रेणियों को फिर से जारी करेगा। कोविड-19 रोकथाम उपायों के 3 साल बाद अपनी सीमाओं को फिर से चीन खोलने जा रहा है। दूतावास ने एक बयान में कहा कि चीन हैनान द्वीप और शंघाई बंदरगाह से गुजरने वाले क्रूज जहाजों सहित विभिन्न स्थानों के लिए वीजा प्रतिबंध भी हटा देगा। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को अपने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर से कम दूरी तक मार करने वाली 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह जानकारी दी है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाओं ने सोमवार को अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। उत्तर कोरिया की ओर से यह मिसाइल परीक्षण इसी सैन्य अभ्यास के मद्देनजर किया गया है। उत्तर कोरिया का मानना है कि यह संयुक्त सैन्य अभ्यास उस पर आक्रमण करने की योजना का पूर्वाभ्यास है। इजराइल में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं और इसे देश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन कहा जा रहा है। इजरायली सरकार ने देश की न्याय व्यवस्था में बड़े बदलाव की योजना का प्रस्ताव दिया और इसके बाद बीते 10 सप्ताह से देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में हजारों और लाखों प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। यूं तो इजराइल के लोग पिछले कई हफ्तों से बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं, लेकिन मंगलवार को चेन पाइप की मदद से प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर जाने वाली सड़क को अवरुद्ध कर प्रस्तावित जुडिशियल रिफॉर्म बिल के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। हालांकि पुलिस मानव श्रृंखला को तोड़कर प्रदर्शनकारियों को वहां से जल्द हटाने में सफल हो गई। इन प्रदर्शनकारियों की संख्या भले ही कम रही हो, लेकिन कुछ समय के लिए ही सही वो सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने में सफल रहे। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैं यहाँ युवाओं के साथ रहने के लिए आया हूं। निश्चित रूप से हम वर्तमान सरकार के खिलाफ हैं और हम तानाशाही के अधीन रहने के लिए सहमत नहीं हैं। इजराइल सरकार ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया। इसे ओवरराइड बिल नाम दिया गया। कहा जा रहा है कि अगर ये बिल पारित हो जाता है तो बहुमत वाली पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने का अधिकार मिल जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पास सरकार के किसी बिल को पलटने का अधिकार भी सीमित हो जाएगा। इसके अलावा नए बिल से निर्वाचित सरकारें जजों की नियुक्ति में दखल दे सकती हैं। इजराइल की मौजूदा सरकार वेस्ट बैंक में यहूदियों की बस्ती बसाना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल के इस फैसले के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट अक्सर हस्तक्षेप कर इस पर रोक लगाता रहा है। इस बिल ने इजराइल को काफी हद तक 2 हिस्सों में बांट दिया है और लोग पिछले 10 सप्ताह से सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शनों में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि इससे देश का लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट कमजोर होगा। यह न्यायिक सुधार नहीं है, यह एक क्रांति है जो इजराइल को पूर्ण तानाशाही में ले जा रही है और मैं चाहता हूं कि इजराइल एक लोकतंत्र बना रहे। न्यायिक सुधारों से जुड़े बिल की पहली रीडिंग को इजरायली संसद नेसेट ने पारित कर दिया है। नेतन्याहू सरकार का कहना है कि इन सुधारों के जरिए वो पक्का करना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत का जरूरत से अधिक इस्तेमाल न करे। आलोचकों का कहना है कि अदालत पर नियंत्रण के जरिए नेतन्याहू अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के मामलों से बचना चाहते हैं। खास बात यह है कि नेतन्याहू पर रिश्वत लेने, धोखाधड़ी करने और सरकारी काम में दखल अंदाजी जैसे गंभीर आरोप हैं। इस प्रस्ताव के पास होने से जजों को चुनने वाली कमेटी में ज्यादा सदस्य सत्ताधारी पार्टी से होंगे। इससे जजों की नियुक्ति में सरकार का दखल बढ़ जाएगा। इस बीच न्याय मंत्री यारिव लेविन का कहना है कि सरकार 2 अप्रैल को संसद में अवकाश से पहले सुधारों के अहम प्रस्तावित पारित करा लेगी। और खबरें यूरोपीय महाद्वीप से।
रूस यूक्रेन संघर्ष में पूर्वी यूक्रेन पर रूस का शिकंजा कसता जा रहा है, वहां रूस के हमले तेज होते जा रहे हैं। तो वहीं यूक्रेन की कोशिश है कि इस निर्णायक इलाके पर वो अपनी पकड़ कतई कमजोर न पड़ने दे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी हमले को यूक्रेनी राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है और यूक्रेन का तीव्र प्रतिरोध भी पूर्वी इलाके में जारी है। लेकिन इस सब के बीच राहत की बात यह है कि रूस ने यूक्रेन से अनाज निर्यात पहल को 2 और महीने विस्तार देने पर सहमति जताई है। रूस यूक्रेन के बीच अनाज निर्यात सीमा का समय सीमा 18 मार्च को समाप्त हो रही थी। 1 साल से अधिक समय के बाद भी शांति की बाट जो रहा यूक्रेन हर दिन मिसाइल हमले को झेलने के लिए मजबूर है। कुछ दिन पहले तक जहां रूसी सैनिक यूक्रेन के हर बड़े शहर को टारगेट करते हुए हमला करते दिख रहे थे, वहीं अब रूसी सैनिक अपनी सारी ताकत पूर्वी यूक्रेन में झोंक दी है। हालांकि राष्ट्रपति जेलेंस्की किसी भी सूरत में पूर्वी यूक्रेन को हाथ से नहीं निकलने देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रूसी हमले को यूक्रेनी राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि यूक्रेन का भविष्य पूर्वी क्षेत्रों में प्रमुख जगहों पर जारी लड़ाई के परिणामों पर निर्भर करता है। बिलोहोरीवका और मरिंका, अवदीवका और बुखमत, वोहलेदार और कामाख्या सहित कई जगहों पर लड़ाई लड़ी जा रही है और हमारे भविष्य तय किए जा रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में स्थिति बहुत कठिन और दर्दनाक है। हमें दुश्मन की सैन्य शक्ति को नष्ट करना है और हम इसे नष्ट कर देंगे। पूर्वी क्षेत्र में जारी भीषण संघर्ष के बीच शांति की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती दिख रही, क्योंकि शांति के लिए मॉस्को की पहली शर्त ही यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर रूस के दावे को मंजूर करना है, जिसे बार बार कीव और पश्चिमी देश अवैध करार देते हैं। मॉस्को की सभी मांगे सर्वविदित हैं। वर्तमान वास्तविक स्थिति और नई वास्तविकताएं भी अच्छी तरह से कीव और उसके सहयोगी देशों को मालूम है। नई वास्तविकताओं को ध्यान में रखे बिना यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान संभव नहीं है। इस बीच रूस ने यूक्रेन से अनाज निर्यात पहल को और 2 महीने विस्तार देने पर अपनी सहमति जताई है। रूस के उप विदेश मंत्री के साथ संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ की अध्यक्षता में हुई एक प्रतिनिधिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। रूसी उप विदेश मंत्री वार्सनिन ने कहा कि रूस को 18 मार्च को समाप्त हो रहे दूसरे विस्तार के बाद काला सागर निर्यात पहल को एक और विस्तार देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह मंजूरी केवल 60 दिनों के लिए ही वैध होगी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सहमत के तहत 240 लाख टन अनाज निर्यात को काला सागर के रास्ते 1600 से ज्यादा सुरक्षित जहाजों को अनुमति प्रदान की गई है। हम जिसे अनाज का सौदा कहते हैं, उस सौदे का दूसरा भाग हमें चिंतित करता है। हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से महासचिव द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं। लेन देन के अभिन्न अंग के रूप में जिन शर्तों पर सहमति बनी थी वे पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन निश्चित रूप से यह रूसी संघ की ओर से सद्भावना का एक प्रकार का संकेत है। दरअसल यूक्रेन रेपसीड, मक्का, गेहूं और सूरजमुखी के तेल जैसे खाद्यान्न पदार्थों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। काला सागर स्थित यूक्रेनी बंदरगाह के जरिए यूरोप और मध्य पूर्व देशों के साथ बड़े पैमाने पर अनाज निर्यात किया जाता रहा है। दुर्भाग्य से यूक्रेन रूस युद्ध ने बंदरगाहों को अवरुद्ध कर दिया, जिसके बाद मध्य पूर्व के देशों में भुखमरी की नौबत आ गई है। यूक्रेन को उसके सुचारू निर्यात में सहायता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और तुर्की मध्यस्थता के लिए आगे आए। फिर जाकर यूक्रेन और रूस के बीच जुलाई 2022 में काला सागर अनाज सौदे पर हस्ताक्षर हुए। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गर्मियों में जब तापमान 40 डिग्री पार करने लगे, ऐसे में ठंडे घर सिर्फ आराम ही नहीं, जीवित रहने के लिए भी अनिवार्य हो गए हैं। हम सभी कम लागत वाले शीतलन के आसान तरीके अपना सकते हैं, जैसे सोलर रिफ्लेक्टिव सफेद पेंट, ठंडी छत तकनीक, वायु रोशनी संचार और क्रॉस वेंटिलेशन, थर्मोकॉल इंसुलेशन, होलो ईंटें, छत पे घास की गठरी रखना या बेल लगाना। अगर आप नई इमारत बना रहे हैं तो सादी दीवारों की जगह कैविटी दीवार तकनीक का उपयोग करें। जाली वाली और छिरोकेदार दीवारें धूप को रोकती है और वायु प्रवाह बढ़ाती है।
रंग रोगन के लिए चूना या मिट्टी जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें। कांच का उपयोग कम करें। घर के आसपास स्थानीय पेड़, लता वाली हरी दीवारें तथा इंडोर पौधे गर्मी को मात देते हैं। अमल करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। जीवन में ठंडक लाएं, घर को स्वर्ग बनाएं। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अफ्रीकी महाद्वीप की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक तूफान फ्रेडी ने अफ्रीकी देश मलावी में भारी तबाही मचाई है। मलावी की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि तूफान में अब तक 190 लोगों की जान चली गई है। ब्लेंटायर का व्यावसायिक केंद्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। भीषण बाढ़ और बारिश से सड़कें और पुल ध्वस्त हो गए हैं, जिसके चलते राहत एवं बचाव कार्य में बाधा आ रही है। और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे एक वीडियो को लेकर आतंक रेस्तरां के डिशेस को बताया गया, सोशल मीडिया पर यह वीडियो डाला गया और इसके क्या कुछ प्रतिक्रिया और परिणाम आए। सुशी आतंकवाद। जापान में इन दिनों इस अनोखे आतंकवाद की बड़ी चर्चा है। इस मुसीबत के चलते सुशी रेस्टोरेंट न सिर्फ आर्थिक रूप से बड़े नुकसान का सामना कर रहा है, बल्कि उसे अपने व्यापार के तौर तरीके भी बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल सुशी आतंकवाद टिकटॉक के वीडियो बनाने वाले युवाओं की बेहूदी हरकत है। ये लोग जापान के सुशी रेस्तरां में कन्वेयर बेल्ट पर चलती डिशेस को चाट कर, जूठा कर, थूक कर गंदा करने की वीडियो बनाते हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद लोग बड़े नाराज हुए। लोगों ने इसे सुशी आतंकवाद का नाम दिया। जापान में साफ सफाई और पब्लिक हाइजीन को खास अहमियत दी जाती है। ऐसे में इन वीडियोस के सामने आने से लोग काफी परेशान और गुस्से में हैं। वे इसे देखते हैं तो मुझे वास्तव में उनके परिवार और माता पिता के लिए बुरा लगता है। ये लोग इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि इससे उनके दोस्तों और उनके आसपास के लोगों को कितना दुख होता है, और इससे मुझे वास्तव में दुख होता है। 8 मार्च को 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा था कि योर्गा योशनो ने अपना मुंह सोया सॉस की बोतल पर लगाया, जबकि 2 अन्य ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ट्विटर और टिकटॉक पर ऐसे बहुत से वीडियोस हैं जो कुछ हाल में तो कुछ सालों पहले पोस्ट किए गए हैं। कुरा सुशी कंपनी ने पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए जांच में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। यह परेशान करने वाला है, और विशेष रूप से कोरोना वायरस के दौरान जब हर कोई स्वच्छता के बारे में चिंतित है। अगर इस तरह की बात सामने आएगी तो लोग इन रेस्टोरेंट का उपयोग नहीं करना चाहेंगे। कुरा सुशी के जापान भर में करीब 500 रेस्तरां हैं। प्रैंक वीडियोस के कारण इनके बिजनेस पर असर पड़ा है। आशंका है कि कार्रवाई के बाद इन घटनाओं के कारण जापान में लोगों के रेस्तरां जाकर सुशी खाने के तरीके में बदलाव आएगा। सुशी एक जापानी डिश है जिसमें मछली की पतली पतली स्लाइस होती है। आमतौर पर ये स्लाइस कच्ची खाई जाती है। जापान में ज्यादातर काम ऑटोमेटिक या मशीनों द्वारा किया जाता है और सुशी रेस्तरां भी इससे अछूते नहीं है। सुशी रेस्तरां में ग्राहक अपनी टेबल पर टैब या टच स्क्रीन से ऑर्डर देते हैं और इनका ऑर्डर एक कन्वेयर बेल्ट पर आता है।
लोग अपना आइटम उठाकर खाते हैं, लेकिन प्रैंक वीडियोस के सामने आने के बाद कई सुशी रेस्तरां ने कन्वेयर बेल्ट बंद कर दिए हैं। बाकी रेस्तरां को भी साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कोशिशें करनी पड़ रही हैं। ये प्रैंक वीडियो कन्वेयर बेल्ट वाले सुशी रेस्तरां के लिए बड़ा संकट और आर्थिक नुकसान की वजह बन गए हैं। तो आपने देखा कि कैसे सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है भ्रामक और एजेंडा से चलने वाली खबरों को लेकर, और इस पर विश्वास तथ्यपरक तरीके से हासिल करना हर दर्शक या फिर श्रोता की जरूरत होती है। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।